प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एमए प्रीवियस हिंदी में यानी एमए पूर्वार्ध हिंदी में कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं। चारों ही प्रश्न पत्र 100 अंकों के हैं और समय सीमा 3 घंटे की हैं। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसे आप बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में संक्षिप्त रूप में पढ़ कर के आए हैं। यानी बीए फर्स्ट ईयर में आपने आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित कवियों का अध्ययन किया और बीए सेकेंड ईयर में आपने रीतिकाल से संबंधित साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया और बीए थर्ड में आपने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया था। उन सभी का समग्र समावेश इस हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र में है। इसी तरह से प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 ही प्रश्न आने हैं और सभी प्रश्न 20-20 अंकों के होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भारतीय काव्यशास्त्र हैं, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें भी 5 यूनिट हैं और वहाँ उसमें भी 20-20 अंकों के 5 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा और चौथा जो प्रश्न पत्र है, तीसरा प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के नाम से, जिसमें 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं, और चौथा प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के नाम से हैं, जिसमें 5 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं। एमए प्रीवियस हिंदी के इस इन प्रश्न पत्रों और इनके पाठ्यक्रमों को लेकर के मैंने आरंभिक प्रथम ऑनलाइन जो कक्षा हुई थी उसमें पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से इसको मैंने समझाया। हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई है, हमने अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से भक्तिकाल यानी दूसरी यूनिट को हमने पूर्ण किया था। आदिकाल से संबंधित साहित्यिक सामग्री प्रथम यूनिट में है, दूसरी यूनिट भक्तिकाल से संबंधित और तीसरी यूनिट आज हम आरंभ करने जा रहे हैं रीतिकाल से संबंधित हैं। रीतिकाल में भी 3 काव्य धाराएँ हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। यानी जो रीति की परंपराओं को अपनाते हुए जिन्होंने काव्य रचना की, काव्यांगों पर यानी छंद, रस, अलंकार, इन पे काव्य लक्षण ग्रंथ लिखे, वो रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिसिद्ध कवि जिन्होंने प्रयास नहीं किया लेकिन स्वतः ही नायक नायिका भेद और आदि का उनमें समावेश हो गया है, तो रीतिसिद्ध। और रीतिमुक्त गणानंद, बोधा ठाकुर और आलम जो इन सभी परंपराओं से मुक्त होकर के जिन्होंने काव्य रचना की, हृदय की स्वच्छंद भावनाओं को अभिव्यक्ति दी, वो कवि रीतिमुक्त कहलाए। रीतिसिद्ध कवि में 2 ही हैं, बिहारी और द्विजदेव, और शेष कवि रीतिबद्ध कवि हैं, जिनमें सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भूषण आदि सभी कवि सम्मिलित होते हैं। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं रीतिकाल, आपकी तीसरी हिंदी साहित्य के इतिहास की इस प्रश्न पत्र में तीसरी यूनिट है और रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल यानी विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 तक इसकी समय सीमा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के बाद रीतिकाल का आगमन होता है और इसकी जो समयावधि है वो सन 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक रही है। इस काल का नामकरण भी आदिकाल की तरह ही विवादास्पद रहा है। इस रीतिकाल के इस कालखंड हेतु जो विभिन्न नाम सुझाए हैं, जिन्हें हम एक अलग से मॉडल आंसर के रूप में प्रश्न के रूप में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो नामकरण सुझाए हैं वे इस प्रकार हैं। अलंकृत काल का है मिश्र बंधुओं ने, अपने मिश्र बंधु विनोद इतिहास में इन्होंने ये लिखा है। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा, रमाशंकर रसाल जी। और श्रृंगार काल, इस रीतिकाल को नाम देते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, और रीतिकाल जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया।
और श्रृंगार भक्ति युग जो नाम दिया है वो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने दिया। ये 5 ही नामकरण हैं, इन पे विवाद हैं, इनको एक अलग से प्रश्न में हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। सर्व मतानुसार यानी सभी की सर्व जो मान्यता है उनके अनुसार उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित करना सर्वाधिक उपयुक्त हैं और ये नाम शुक्ल जी ने दिया था। रीतिकाल की जो प्रमुख परिस्थितियाँ जिसे हम पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं, जो परिवेश देखते हैं, वो निम्नानुसार हैं। रीतिकाल की पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल की कैसी थी, शासन कैसा था, राज्य व्यवस्था कैसी थी, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह कालखंड मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। इसी समय अंग्रेज़ों का आगमन भारत में होता है। मुग़ल सम्राट अकबर और शाहजहाँ ने सांस्कृतिक समन्वय द्वारा जिस विशाल मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें सुख, शांति व समृद्धि थी, ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण भी हुआ। किंतु इसके पश्चात शाहजहाँ के रोगग्रस्त होने पर यानी बीमार होने पर सन 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा शिकोह में राजगद्दी के लिए सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया था। दारा शिकोह की हत्या करके औरंगजेब ने मुग़ल सत्ता पर एक अधिकार कर लिया, किंतु उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति और अमानुषिक व्यवहार के कारण मुग़ल वंश की धार्मिक सहिष्णुता और उदारता खंड खंड हो गई, चकनाचूर हो गई, बिखर गई। जमींदारों और हिंदू राजाओं ने भी उपद्रव करना आरंभ कर दिया। औरंगजेब का अधिकांश समय इन विद्रोहों को दबाने में ही व्यतीत हुआ है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट एवं शोचनीय हो गई। राजनीतिक दृष्टि से इस युग को घोर निराशा और अंधकार का युग समझना चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम राजगद्दी पर बैठता है और 1712 ईस्वी से मुग़ल साम्राज्य का एक तरह से पतन प्रारंभ हो गया था। अगले जो 50 वर्ष होते हैं उनमें पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य में अस्थिरता दृष्टिगोचर रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वैभव विलास वृत्ति में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सत्ता की पकड़ धीरे धीरे ढीली होती गई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य की पूरी तरह से नींव हिला दी और रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। मुग़ल साम्राज्य के रीढ़ की हड्डी टूटने का पूरा लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ों ने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को परास्त करके मुग़ल शासन की इतिश्री कर दी, यानी एक तरह से समाप्त कर दिया। यह है उस समय की राजनीतिक गतिविधियों की करुण और दारुण कहानी। सन 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति को संचित करके अपना आधिपत्य जमा लिया। वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई और शेष मुग़ल सम्राट अमीर वर्ग के हाथों की कठपुतलियाँ बनकर नाम मात्र के शासक रह गए। विलासवृत्ति के कारण मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने रंगीले की उपाधि दे दी। अवध के विलासी शासकों का अंत भी
मुगलों की तरह ही हुआ। राजपूताने में भी भोग विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। वास्तव में यह युग गौड़ नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल है। ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ रीतिकाल की, जिसमें इन कवियों ने इस परिवेश का प्रभाव तत्कालीन समस्त कवियों पर पड़ा। सारे कवि राजाश्रय में रहते थे, अपने आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा होकर के कविताएं लिखते थे, और वैभव विलास की बढ़ोतरी के कारण श्रृंगार रस का अश्लील वर्णन भी हमें इसी परिवेश और इन्हीं परिस्थितियों की वजह से देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी रीतिकाल के इस कालखंड में 1700 से 1900 विक्रमी संवत के बीच, देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा भोग विलासी वैभव विलासी वैसी ही प्रजा होगी की उक्ति इस काल पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। राजा अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी होगी। इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था। सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। इस काल को समाज के अधःपतन का युग कह सकते हैं। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता शोषण में पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। किसान, मजदूर, श्रमिक वर्गों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। इस युग में नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग करना विलासियों के जीवन का मूल मंत्र हो गया था। सामंती युग में नारी के प्रति जो दृष्टि रही है वो अत्यंत उदार नहीं थी। उसके लावण्य और उसकी कोमलता तक ही सीमित रही है। भोग विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सूरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुसरण में लीन था। किसी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना, जबरदस्ती अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए एक सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग के हरम, यानी उच्च वर्ग के संपन्न वर्ग के हरम यानी अंतःपुर सुंदर नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे। फिर भी वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में काम वृत्ति की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इसी युग में प्रचुरता से पैदा हुए। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। विलासी स्त्रियां भी पति प्रेम न पाने के कारण अन्य पुरुष से प्रेम संबंध बनाती थी। वास्तव में सर्वत्र विलास वृत्ति के कारण समाज का घोर नैतिक पतन अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने रीतिकाल की विविध परिस्थितियों पर दृष्टिपात किया है। राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों पर हमने अभी अध्ययन किया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो तीसरी जो परिस्थिति हैं, धार्मिक परिस्थितियों से हम उसे आरंभ करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें आप ओपन करके अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज को आप लाइक करें। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसी तीसरी परिस्थिति, परिवेश, पृष्ठभूमि से हम आरंभ करेंगे, धार्मिक परिस्थितियों से। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।